Hello everyone, this is Pranshi Verma and this is Data Structure Lecture 2. In this lecture, we are talking about and discussing the topic algorithm. Okay students, and Data Structure Lecture 1 उसमें हमने कवर किया था what is data structure and types of data structures and characteristics of data structure, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. And now we are talking about lecture 2. Okay, so फर्स्टली हम बात करेंगे what is algorithm, जो कि आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है टॉपिक. चलिए बात करते हैं. An algorithm is a procedure having well-defined steps for solving a particular problem. Okay, I hope you getting me. Algorithm एक well-defined procedure है guys, जो जिसमें steps होते हैं किसी भी particular problem को solve करने के लिए. Okay, algorithm is a finite set of logic. Okay, focus on this line. Here, no infinite numbers of steps, only finite set of logic है. So, finite steps होंगे आपके algorithm में और instructions written in order for accomplish the certain predefined task. Okay, एक particular predefined task को उसके instructions को एक finite set of logic लिखने के लिए जो हम provide करते हैं, that is algorithm. It is not the complete program or code. It is just a solution, that is logic of a problem which can be represented either as an informal description using a flowchart or pseudocode. Okay, now we are focusing about major categories of algorithm. Okay, mainly algorithm किस लिए डिजाइन की जाती हैं, अब हम वहाँ फोकस करने वाले हैं. सो फर्स्टली इज शॉर्ट. आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा. एल्गोरिथम डेवलप्ड फॉर शॉर्टिंग द आइटम्स इन सर्टेन ऑर्डर. ओके, किसी भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में हमें कोई भी शॉर्टिंग अप्लाई करनी है, लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर. हम चाहते हैं उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा आइटम्स हैं वो डिक्रीज हो जाएं या इंक्रीज हो जाएं, इंक्रीज ऑर्डर में अरेंज हो जाएं. तो उसलिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम डेवलप करते हैं फॉर शॉर्टिंग. ओके, next one is search. In this, algorithm developed for searching the item inside a data structure. आप algorithm develop कर सकते हैं कोई भी particular data item search करने के लिए data structure में. Okay. Next one is delete. Algorithm developed for deleting the existing element from the data structure. Algorithm इसलिए भी develop कर सकते हैं guys, कोई भी particular data item delete करने के लिए जिस भी data structure पर हम काम कर रहे हैं. नेक्स्ट जो हम डेवलप कर सकते हैं वो कर सकते हैं इंसर्ट करने के लिए. सपोज हमें किसी डेटा स्ट्रक्चर में कोई पर्टिकुलर डेटा आइटम इंसर्ट करना है तो हम उसके लिए भी एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट अपडेट. इन दिस एल्गोरिथम डेवलप्ड फॉर अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग एलिमेंट इनसाइड ए डेटा स्ट्रक्चर. सपोज आपके पास कोई डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें कोई डेटा आइटम है, आप उसके प्लेस पर कोई नया उसके प्लेस को चेंज करना चाहते हैं, मतलब उसके प्लेस पर कोई नया डेटा आइटम चाहते हैं तो उसको अपडेट करने के लिए आप एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. किस बेसिस पर हम एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, वो होता है आपका फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. गाइस, दिस इज 2 marks question for your AKTU exam and it definitely comes in every year. Okay, so focus on the lines. First one हम बात करेंगे time complexity. In this, it is a way of represent the amount of time needed by a program to run to the completion. Okay, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली एक तरीका है जो आपका रिप्रेजेंट करता है वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम जहां आपके पर्टिकुलर कोड को, प्रोग्राम को रन से कंप्लीशन तक का टाइम लगता है, रन होने से कंप्लीशन तक का टाइम लगता है. आई होप यू गेटिंग मी. सेकेंड वन हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. इट इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन. ओके, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए जितनी मेमोरी स्पेस चाहिए होता है आपके सिस्टम का, वो आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है गाइस. एंड दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज रिक्वायर्ड इन सिचुएशन व्हेन लिमिटेड मेमोरी इज अवेलेबल इन फॉर द मल्टी यूजर सिस्टम. ओके, ईच एल्गोरिथम मस्ट हैव. फर्स्ट वन इज स्पेसिफिकेशन. एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए वो है firstly specification. In this, description of the computation procedure.
ओके आपका जो पर्टिकुलर कंप्यूटेशन प्रोसीजर आपके एल्गोरिथम में यूज हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन आपके एल्गोरिथम में होना चाहिए। सेकेंड वन इज प्री कंडीशंस, इन दिस द कंडीशंस ऑन इनपुट। प्री कंडीशंस आपके एल्गोरिथम में होनी चाहिए जिनके बेसिस पर आपकी एल्गोरिथम इनपुट एक्सेस करे। थर्ड वन इज बॉडी ऑफ द एल्गोरिथम, इन दिस a sequence of clear and unambiguous instructions। ओके गाइस, अगर आपने unambiguity का मतलब अगर आप समझते हैं तो सपोज मैं बोलूँ A tends to B and A tends to C also। ओके सो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे A tends to B है या A tends to C है। ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, एक unambiguity अराइज हो रही है जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं A टेंस टू B जाना है या A टेंस टू C जाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज द अनएम्बिग्यूटी। ओके सो इस टाइप की कंडीशन आपके एल्गोरिथम में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट कंडीशन आपके एल्गोरिथम में होनी चाहिए, दैट इज द कंडीशंस ऑन आउटपुट। जो पर्टिकुलर आउटपुट आपके एल्गोरिथम देने वाली है वो पोस्ट कंडीशंस भी आपके एल्गोरिथम में डिफाइन होनी चाहिए। ओके सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एल्गोरिथम बेसिकली किस तरह वर्क करती है और किस तरह उसमें स्टेप्स होते हैं। ओके यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे गाइस। डिजाइन एन एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स x and y and display the result in z। ओके हमें क्या करना है, टू नंबर्स लेने हैं जिनको स्टोर कराना है x and y वेरिएबल्स में। ओके एंड उनका जो रिजल्ट हमें स्टोर कराना है वो कराना है z में। ओके आई होप आपको जो हमारा एल्गोरिथम है एग्जाम्पल उसका टॉपिक क्लियर है। इसके लिए हम स्टेप्स अराइज करते हैं। स्टेप 1, एवरी एल्गोरिथम में जो होता है गाइस वो स्टार्ट होता है, एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं हम। ओके स्टेप 2, डिक्लेयर 3 इंटीजर्स x, y एंड z। अब आप यहाँ समझिए हमने z क्यों लिया है साथ में, बिकॉज x एंड y ये हमारे इनपुट कंडीशंस हैं एंड z आपका आउटपुट कंडीशन है। ओके देन स्टेप 3, एंड दिस डिफाइन वैल्यूज ऑफ x एंड y। स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, x एंड y जो कि हमें इनपुट देना है उनकी वैल्यू हमने डिफाइन की है। नेक्स्ट स्टेप 4, मल्टीप्लाई वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ पर x एंड y की मल्टीप्लाई नहीं हो रही है गाइस, बिकॉज इनफैक्ट जो x एंड y में वैल्यू स्टोर है उनकी मल्टीप्लाई हो रही है इन दिस स्टेप 4। आई होप यू गेटिंग मी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप 5, स्टोर द आउटपुट ऑफ स्टेप 4 इन z। अब क्या करेंगे गाइस, जो स्टेप 4 का आउटपुट हमें मिलने वाला है आफ्टर मल्टीप्लाइंग x एंड y वैल्यूज उसको हम स्टोर कराएंगे किसमें, z में, एक न्यू वेरिएबल में। ओके स्टेप 6 क्या करेंगे, प्रिंट z। जो भी आपकी z की वैल्यू है उसे प्रिंट कराएंगे, दैट इज द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम इन एल्गोरिथम। एंड नेक्स्ट स्टेप 7, दैट इज लास्ट स्टेप, दैट इज स्टॉप। ओके आई होप आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ एल्गोरिथम। देन अल्टरनेटिवली द एल्गोरिथम कैन बी रिटन एज, इस तरह से भी हम इस एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, स्टार्ट मल्टीप्लाई। स्टेप 1 मल्टीप्लाई स्टार्ट करी हमने। स्टेप 2 गेट वैल्यूज ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यूज एक्सेस की। स्टेप 3 z टेंड्स टू x मल्टीप्लाई y। ओके मींस x एंड y की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाए कहाँ, z में। ओके गेटिंग स्टेप 4 डिस्प्ले z, एंड आफ्टर स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन z डिस्प्ले z डिस्प्ले हो जाए। ओके स्टेप 5 इज स्टॉप। सो इन 5 स्टेप में भी यही प्रोसीजर हम कर सकते हैं, 7 स्टेप में भी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको एल्गोरिथम किस तरह डिजाइन करनी है। ओके नाउ इन दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ऑल्सो 2 to 5 मार्क्स क्वेश्चन of your AKTU examination। ओके सो गाइस फोकस कीजिएगा यहाँ पर। फर्स्ट जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है एल्गोरिथम की, दैट इज इनपुट। इन दिस एन एल्गोरिथम मस्ट हैव 0 और वेल डिफाइंड इनपुट्स। एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम 0 और वेल डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए। ओके दैट इज मैंडेटरी केस।
output. In this, an algorithm must have one or well-defined outputs and should match with the desired output. अगर आप पर्टिकुलर एल्गोरिथम डिजाइन करें गाइस तो उसमें मिनिमम 1 आउटपुट होना चाहिए और वेल डिफाइंड आउटपुट्स होने चाहिए जो आपके वेल डिजायर्ड आउटपुट से मैच करना चाहिए. ओके, जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपने एल्गोरिथम डिजाइन की है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उसका आउटपुट डिजायर होना चाहिए. ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस फिजिबिलिटी. An algorithm must be terminated after the finite number of steps. इस finite number of steps इस particular word पर मैंने फोकस किया था लेक्चर के स्टार्टिंग में ही. आप दोबारा से यहाँ पर देखिए ध्यान से. आपके पर्टिकुलर एल्गोरिथम में finite number of steps होने चाहिए, वहाँ पर infinite number of steps और loops नहीं होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज इंडिपेंडेंट. ओके, an algorithm must have step-by-step direction which is independent of any programming code. ओके, आपको एल्गोरिथम इस तरह डिजाइन करनी चाहिए कि आप उसका कोड किसी भी लैंग्वेज में करें या फिर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको कोड करे किसी भी लैंग्वेज में तो उसको वो इजीली समझ में आए और वो हर एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग कोड से इंडिपेंडेंट हो. ओके, next and last characteristic is unambiguous. In this, an algorithm must be unambiguous and clear. ओके, एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो वो अदर पर्सन को भी क्लियरली समझ में आनी चाहिए, उसमें अनएम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. Each of their steps and input output must be clear and lead to only one meaning. ओके, आपका पर्टिकुलर ईच स्टेप्स यानी कि इनपुट एंड आउटपुट मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए एंड उसका ओनली वन मीनिंग ही निकलना चाहिए. जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था A tends to C एंड A tends to B वाला, जहां आप कंफ्यूज हो रहे थे कि A tends to C है या A tends to B है. ओके, आई होप यू क्लियर द टॉपिक. ओके गाइस, इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं यहीं. मिलते हैं डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर 3 में जल्दी ही, और डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर 1 का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.